हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम डिसिप्लिनरी लैंग्वेज के हमारे टॉपिक को आगे पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने डिसिप्लिनरी लैंग्वेज अनुशासनिक भाषा के कॉन्सेप्ट को जान लिया था और इसके अंतर्गत हमने बात की थी हिंदी भाषा की कि किस तरह से हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम में अनुशासनिक व्यवस्था दिखाई देती है। अभी मैंने आपको जैसे लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे सिलेबस में हमने इसी तरह से कुल 4 टॉपिक्स के बारे में अनुशासनिक क्षेत्र को जानना है: सोशल साइंस, जर्नल साइंस, मैथ्स एंड रिसर्च। तो यहाँ पे सोशल साइंस से रिलेटेड बात हम अपनी लास्ट क्लास में कर चुके हैं कि किस तरह से सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ अपना सह संबंध स्थापित किए हुए हैं। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम इससे आगे बात करेंगे और आज की क्लास में हम जर्नल साइंस के बारे में, सामान्य विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से सामाजिक विज्ञान की भांति ही सामान्य विज्ञान भी, जिसे हम जनरल साइंस कहते हैं, वो बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, जो भी स्कूल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ कॉरिलेटेड है। तो उसके अनुशासनिक क्षेत्र के बारे में हम जानने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने सोशल साइंस के बारे में पढ़ा, एक एक सब्जेक्ट के बारे में जाना, तो उसी तरह से आज की क्लास में हम जर्नल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जिस सब्जेक्ट के साथ इसका सह संबंध पढ़ने वाले हैं वो है गणित, सामान्य विज्ञान एवं गणित, जनरल साइंस एंड मैथ्स। तो विज्ञान को अगर भली भांति समझना है तो हमें पता है कि इसका जो सही तरह से हमें कुछ जो उसके कॉन्सेप्ट को समझाने वाला है वो मैथ्स ही है, क्योंकि गणित के माध्यम से विज्ञान जो है वो शीघ्रता से समझ में आ जाता है, जल्दी समझ में आ जाता है। ठीक है, तो विज्ञान के जो भी देखिए आप, जो भी उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जाती है, वो सारी कैलकुलेशंस जो भी निष्कर्ष निकलते हैं वो केवल और केवल उन मैथ्स के न्यूमेरिकल्स के थ्रू ही संभव हो पाते हैं। तापमान है, दबाव है, और भी बहुत प्रकार के जो ग्राफ बनते हैं वो सारे के सारे गणित के द्वारा ही निकाले जाते हैं। अगर हम बात करें कि ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री का अगर हम प्रकाश के लेसन की बात करें, अगर प्रकाश लेसन आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं साइंस का, तो आप बिना मैथ्स के, बिना ज्योमेट्री के उसको ये लाइट या प्रकाश का लेसन नहीं पढ़ा सकते हो। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या होता है कि आप जैसे बच्चे को नाप तोल के बारे में अगर साइंस में नॉलेज दे रहे हो, तो जितनी भी क्षेत्र, जैसे एरिया के बारे में बच्चे को बताना है, नाप तोल के बारे में बताना है, तो मैथ्स की ज़रूरत होगी ही होगी आपको। ठीक है, इसी तरह से अब बच्चे को आप मान लीजिए सिंपल स्टैटिक्स सिखाते हैं। ठीक है, तो सिंपल स्टैटिक्स में अब विज्ञान के जो साधन हैं वो उपयोगी है। जो भी इंस्ट्रूमेंट्स बने हैं किसी भी चीज़ को मापने के लिए, वो साइंस ने बनाए हैं ना। तो जिस तरह से मैथ्स की मैंने अभी उदाहरण दिए कि मैथ्स का, साइंस का कोई भी टॉपिक पढ़ाना है आपको तो मैथ्स की ज़रूरत होती है, तो इसी तरह से मैथ्स में भी जब आप उसको कैलकुलस पढ़ाओगे या सरल क्रमबद्ध गणना, जिसको हम सिंपल स्टैटिक्स कहते हैं, वो पढ़ाओगे, तो वहाँ आपको विज्ञान के द्वारा जो विभिन्न साधन उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं उनकी ज़रूरत होगी। तो फिर पता क्या चलता है इस बात से? इससे यही पता चलता है कि गणित और विज्ञान आपस में जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखते हैं तो साइंस का जो भी हमें निष्कर्ष प्राप्त करना है, तो गणित की सहायता के बिना जो साइंस के निष्कर्ष हैं वो प्राप्त नहीं किए जा सकते। वैज्ञानिक खोजों की अगर गणना करनी है, अगर किसी सूत्र की बात करनी है, समीकरण की बात करनी है, संख्या की बात करनी है, तब भी हमें गणित का ही साइंस में प्रयोग करना पड़ता है। प्रकाश के जैसे प्रयोगों को सिद्ध करना है तो रेखा गणित की ज़रूरत है। मैंने अभी बताया, लाइट का लेसन या फिर प्रकाश का पाठ आप बच्चे को बिना मैथ्स की हेल्प के नहीं पढ़ा सकते हो। नाप तोल, घनफल, ये जो भी पढ़ाना है ना,
ये सारा गणित की सहायता से ही पढ़ाया जाता है। त्वरण पढ़ाना है, गुरुत्वाकर्षण पढ़ाना है, ये सारे के सारे मैथ्स की सहायता से ही पढ़ाए जाएंगे। इसीलिए गणित और विज्ञान के जो पाठ हैं, मैथ्स और साइंस के जो पाठ हैं, इनमें एक ऐसा तालमेल रखा जाता है या फिर एक ही शिक्षक को लगाया जाता है इन दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए, ताकि अध्यापक क्या कर सके, एक विषय के ज्ञान को दूसरे विषय में उपयोग में ले सके। ठीक है, जिससे कि उसकी कक्षा को सरलता से सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। इसीलिए ये कहा जाता है कि विज्ञान के अध्यापक को गणित का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, और इसका एक बहुत ही अच्छा सा उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ। जैसे आप देखिए, थर्ड ग्रेड टीचर जब लगता है, तृतीय श्रेणी जो अध्यापक लगता है, वो क्या करते हैं, उसके मैथ्स और साइंस की आपको पता है इकट्ठे ही पोस्टिंग होती है। यानी 8th क्लास तक मैथ्स और साइंस का जो टीचर होता है वो अलग अलग अपॉइंट नहीं होता है, बल्कि मैथ्स साइंस की इकट्ठी ही परीक्षा भी ली जाती है। जो भी इसका जो कंपटीशन होता है वो उसमें मैथ्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, साइंस के क्वेश्चन भी आते हैं, और बाद में जब सिलेक्शन हो जाता है तो मैथ्स और साइंस का जो टीचर है वो एक ही व्यक्ति होता है। वो मैथ्स का भी हो सकता है, साइंस का भी हो सकता है, क्लासेस मिल जाएं उसको, मैथ्स की मिल जाएं, साइंस की मिल जाएं, या ये भी हो सकता है कि दोनों ही पढ़ाएगा, वो मैथ साइंस दोनों ही पढ़ाएगा। अभी डिपेंड करता है ना, जहाँ पे उसकी पोस्टिंग होगी वहाँ पे क्या अरेंजमेंट्स है, कितने टीचर्स हैं और ये सब कुछ। तो इस तरह से सामान्य विज्ञान का गणित के साथ सीधा सीधा सा, बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से घनिष्ठ संबंध है, ये हमें पता चलता है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम बात कर रहे हैं सामान्य विज्ञान एवं भूगोल की, जनरल साइंस एंड ज्योग्राफी। जनरल साइंस एंड ज्योग्राफी भी आपस में एक दूसरे से निकट रूप से संबंधित हैं, बहुत ही पास का रिलेशन है इसमें। ठीक है, अगर आप साइंस के लेसन्स को देखें और अगर आप ज्योग्राफी के लेसन्स को देखें तो आपको काफ़ी हद तक इनमें समानता दिखाई देगी। देखो, भूगोल की ऐसी बहुत सारी शाखाएं हैं जो पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होती हैं, जिसमें भौतिक भूगोल को, जो एक भौतिक भूगोल आपने ये शाखा है हमारे ज्योग्राफी की या फिर भूगोल की, भौतिक भूगोल, तो भौतिक भूगोल तो पूरी तरह से, फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो पूरी तरह से विज्ञान का ही एक अंग है, क्योंकि इसमें पूरी तरह से वैज्ञानिक सिद्धांतों को ही ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंतर्गत ना बिल्कुल मतलब विज्ञान की ज़रूरत होगी हर एक चीज़ को पढ़ाने के लिए, क्योंकि इस भौतिक भूगोल के अंदर, इस फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हवा का कम या अधिक होना, अधिक दाब होना, मानसून किस तरह से आता है, कैसे चलता है, दिन रात कैसे बनते हैं, या फिर हम मौसम कैसे बनते हैं, ऋतुएं कैसे बनती हैं, ये सब कुछ पढ़ाया जाता है। इसके अलावा भी इसमें सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ज्वार भाटा, ठीक है, और अंतरिक्ष की नॉलेज दी जाती है, चट्टानों के बारे में पढ़ाया जाता है, पौधे, पशुओं का जीवन या पौधे किस तरह से कौन सी गैस लेते हैं, ये सब कुछ, वायुमंडल के बारे में पढ़ाया जाता है, वायु की दिशाओं के बारे में पढ़ाया जाता है, वर्षा के बारे में, तापमान, दबाव, नमी के बारे में, ये सारा कुछ बच्चे को भौतिक भूगोल में पढ़ाया जाता है। और भौतिक भूगोल को अगर हम देखें ना तो ये सारे टॉपिक्स कहाँ के हैं, साइंस के ही तो हैं। ठीक है, विज्ञान के द्वारा इन सब की जानकारी देना संभव हो पाता है। इसमें सारे वैज्ञानिक उपकरणों का ही उपयोग होता है। इसके लिए बैरोमीटर, थर्मामीटर, वर्षा मापक या हाइड्रोमीटर, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे किसने दिए हैं, ये सारे तो साइंस ने दिए हैं। तो भूगोल विज्ञान से जो भी तथ्य प्राप्त होते हैं उनकी व्याख्या करने के लिए भी पूरी तरह से साइंस की ही ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और इस तरह से इन दोनों का भी क्या है, पूरी तरह से एकदम अच्छा संबंध या निकट का संबंध या परस्पर संबंध दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा, जिस सब्जेक्ट के साथ हम कॉरिलेशन पढ़ रहे हैं, सहसंबंध पढ़ रहे हैं, वो है सामान्य विज्ञान और इतिहास। सामान्य विज्ञान और इतिहास की जब हम बात करते हैं तो विज्ञान और इतिहास भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा सुनने में बड़ा लगता है कि हिस्ट्री और साइंस कैसे जुड़े हुए हैं, कोई बात नहीं, अभी क्लियर कर देते हैं आपको। देखिए, इतिहास में क्या किया जाता है, वैज्ञानिक घटनाओं और उपलब्धियों का वर्णन होता है। ये तो आपको पता ही है ना
इतिहास में वैज्ञानिक घटनाएं जो हुई हैं या उपलब्धियां जो हैं उसका वर्णन होता है। इतिहास से ही हम अतीत से लेकर अब तक जितनी भी वैज्ञानिक खोजें हैं उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। इसके अंतर्गत ही जो मनुष्य की कहानी है, यानी मनुष्य किस तरह से, उसने क्या क्या बनाया, कब कब किसका आविष्कार किया, ये सब पढ़ते हैं। धरती की कहानी है। तो ये मानव का जो इतिहास है उसको जानने का जो सीधा सा स्रोत है वो इतिहास ही तो है, जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें किस तरह से आज तक की उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं या आज तक जो भी खोजे आविष्कार हुए हैं उनके बारे में हमें जानकारी देता है। तो इतिहास ही साइंस के बारे में हमें बता रहा है। मानव ने अगर अपना विकास किया है तो उसने क्या क्या अपने अस्तित्व के लिए क्या क्या संघर्ष किया है, ये सारा कैसे पता चल रहा है? ये सारा हिस्ट्री से ही पता चल रहा है, इतिहास से ही पता चल रहा है। ये ऐतिहासिक घटनाएं ही तो हैं जो विज्ञान की खोजों के बारे में हमें बताती हैं कि किस तरह से विज्ञान के जरिए मनुष्य ने अपने जीवन में आने वाली बड़ी बड़ी जो कठिनाइयाँ थी उनको दूर कर लिया। या आपको पता ही है पहले बहुत सारे ऐसे रोग भी थे, तो साइंस के चलते हुए अगर दवाइयों का निर्माण हुआ तो उन रोगों से भी मनुष्य को मुक्ति मिली। किस तरह से हमारी जो मानव सभ्यता है वो उच्च कोटि पर पहुंच गई है। ठीक है, किस तरह से जो आज ये संसार दिखाई दे रहा है, ये जो समाज दिखाई दे रहा है, उसका निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में ये सारी जानकारी हिस्ट्री से ही तो मिलती है। कि मानव ने जो आज इतने संसाधन जुटा रखे हैं, उसके पास सुख की सारी सुख सुविधाएं हैं, तो ये किस तरह से उसे मिली, कहाँ से कैसे आविष्कार हुए, खोजें हुई, तो ये सब कुछ हमें हिस्ट्री ही बताती है। ठीक है, तो इस सारे काम में हमें हिस्ट्री की मदद लेनी पड़ती है साइंस पढ़ने के लिए। औद्योगिक क्रांति आई, ठीक है, तो फिर उस औद्योगिक क्रांति का मानव के जीवन के जो सामाजिक आर्थिक पक्ष पे भी तो प्रभाव पड़ा था ना। भाप के इंजन का उपयोग हुआ, तो इससे क्या जनजीवन में परिवर्तन नहीं आया था? तो ये कुछ उदाहरण हैं जो इन दोनों सब्जेक्ट्स को आपस में कॉरिलेट करते हैं, इनके सह संबंध को हमें बताते हैं। तो इस तरह से सामान्य विज्ञान इतिहास से भी पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। चलिए, अब अगला बिंदु है सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन। अब सामाजिक अध्ययन यानी सोशल साइंस और जनरल साइंस आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? देखिए, विज्ञान का इससे भी घनिष्ठ संबंध है। हमारा जो रहन सहन है, जीवन यापन है, हमारा व्यवहार है, हमारी जो सोचने का, विचारने का दृष्टिकोण है, ये सब क्या विज्ञान से प्रभावित नहीं है क्या? आज हमारी जो सोच है, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, क्या ये विज्ञान से प्रभावित नहीं है? तो पूरी तरह से प्रभावित है। ये जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, क्या इसे स्थापित करना ज़रूरी नहीं है? मानव में, बालक में इसकी स्थापना करना ज़रूरी नहीं है? हमारी अगर हम बात करें ना संविधान की, तो संविधान के अंतर्गत भी स्टूडेंट्स हमारे जो कर्तव्य हैं या फिर जो संविधान हमें एक मानव होने के नाते अधिकार, कर्तव्य, कुछ ये सब कुछ जो नॉलेज देता है, उसमें भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्थापित करना आता है। यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्थापित होना मनुष्य को मनुष्य मानने के लिए ज़रूरी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के चलते हुए ही हमारे ये जो इतने राष्ट्र हैं, राष्ट्रों के बीच सहानुभूति, भाईचारे की भावना, सहयोग की भावना, इन सबको प्रबलता मिली है। हम में ये जो भाईचारे की भावना है ना, जिससे हम जो हैं सारे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये सब कुछ हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण ही हुआ है। ठीक है, आज का जो राजनीति विज्ञान है वो भी पूरी तरह से साइंस से ही प्रभावित है। जो पॉलिटिक्स है हमारी, वो भी साइंस से पूरी तरह से अफेक्टेड है। ठीक है, आज का जो प्रत्येक कोई भी नेता है, राजनीतिज्ञ है, वो विज्ञान में विश्वास करता है, वो वैज्ञानिक प्रगति की बात करता है। हमारी सरकार किसकी बात करती है? कि रोज़ नई नई खोजें हों, विज्ञान प्रगति करे, हमारे देश की वैज्ञानिक प्रगति हो, इसी की बात तो करती है, इसी की सराहना तो होती है। इनका ये भी कहना है कि अगर लोकतंत्र को हमें यहाँ पे जीवित रखना है ना, जो हमारी सरकार है उसका मानना है कि अगर लोकतंत्र को जीवित रखना है तो मनुष्य को विज्ञान और उसकी उपलब्धियों का सम्मान करना होगा।
इसीलिए तो ये हमारे जो विभिन्न राष्ट्र हैं वो एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना रखते हैं, एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना रखते हैं, या एक दूसरे के दुख में एक दूसरे के काम आते हैं। और इसके बहुत सारे उदाहरण जो हैं हमें आज के टाइम में कोरोना काल में, ये जो हमारे देश को अगर किसी भी दवाई की या किसी भी मदद की ज़रूरत है तो जो दूसरे देश हैं वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, या फिर हमें अगर हमसे किसी की हेल्प हो पा रही है तो इंडिया हेल्प कर रहा है, ये सब कुछ। ठीक है, तो इस तरह से सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन भी आपस में जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़िए। 5th पॉइंट है आपके सामने, सामान्य विज्ञान और कला। आर्ट्स की और जनरल साइंस की अगर हम बात करें तो ये भी प्रत्यक्ष रूप में जुड़े हुए हैं। देखिए, कला कई प्रकार की होती है। प्रत्येक कला को जानने के लिए हमें विज्ञान की नॉलेज चाहिए। अगर आपको किसी भी कला के बारे में जानना है तो आपको साइंस की मदद लेनी पड़ेगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल सुन लो इसके लिए। अब मान लो ड्राइंग है, चित्रकला है, वो क्या है? कला है ना, चित्रकला। अब चित्रकला करने के लिए, चित्रकला में दक्ष होने के लिए, निपुण होने के लिए रंगों के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है ना, कलर्स के बारे में पता होना चाहिए। अब ये कलर्स का ज्ञान कौन देता है? कलर्स के बारे में जो नॉलेज मिलेगी वो तो साइंस से मिलेगी ना। समझ में आ गया होगा अब आपको? ठीक है, और साइंस के भी अगर हम स्पेशली किसी फील्ड की बात करें तो कौन से फील्ड से मिलेगी? तो केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान से कलर्स के बारे में जानकारी मिलेगी। इसी तरह से मान लो भवन निर्माण, ये भी एक कला है ना, भवन निर्माण। अब भवन निर्माण के लिए क्या तकनीकी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है? टेक्निकल जो उसको चीज़ें चाहिए, जैसे मान लो कितना लोहा चाहिए, कितना सीमेंट चाहिए, कितना मसाला बनाना है, कितनी लकड़ी लगेगी, ये सब कुछ क्या विज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है ना? विज्ञान के अंतर्गत ही आएगा ये सब कुछ। टेक्निकल उसको नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा भी आप ये देख सकते हो कि अगर मान लो चित्रकारी करनी है तो भी साइंस की नॉलेज होनी चाहिए। साज सज्जा करनी है तो भी साइंस की नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी साइंस का कोई चित्र बनाना है, इसके अपोजिट देखते हैं, अब साइंस का कोई चित्र बनाना है तो फिर कलाकारी की ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों ही आप आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब प्रयोगशाला में जो भी, लैब के अंदर जो भी चार्ट्स वगैरह लगे हुए होते हैं, जो भी चित्र लगे हुए होते हैं, उनका जो निर्माण है वो बिना कला के नहीं हो सकता। तो कला के लिए साइंस की ज़रूरत है और साइंस के लिए कला की ज़रूरत है। तो इस तरह से ये आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे देखिए, सामान्य विज्ञान एवं भाषा की बात करते हैं। वैसे तो मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि भाषा का तो प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ अपने आप से ही सह संबंध है, वो जुड़ी हुई है भाषा हमारी, क्योंकि बिना भाषा के हम किसी भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा सकते हैं। तो विज्ञान और भाषा का भी अटूट संबंध रहा है, क्योंकि भाषा ही तो वो माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने मन के विचारों को, अपनी जो भी योजनाएं हैं, जो भी उसके सिद्धांत हैं, फैक्ट्स हैं, जो भी उसके अभिव्यक्ति है वो कर पाता है, दूसरे मनुष्यों को बता पाता है ना। अब कोई वैज्ञानिक है, वो भी अपनी कोई उपलब्धि, जो भी उसने आविष्कार किया है, जो भी उसने कुछ नया खोज निकाला है, उसके बारे में दूसरे लोगों को, एक सामान्य जनता तक कैसे बात पहुंचेगी? जो वैज्ञानिक, जो भी साइंस से रिलेटेड है ना, वैज्ञानिक विज्ञान से रिलेटेड लोग जो हैं, वो जो नई खोजें करते हैं, आविष्कार करते हैं, उसके बारे में वो दूसरे लोगों को किसके माध्यम से बताएंगे? समाज के लोगों को उसकी जानकारी, अपनी उपलब्धि की कैसे देंगे कि ये चीज़ मैंने बनाई है और इसका आप ऐसे ऐसे यूज़ कर सकते हो, ये सारे प्रिकॉशन रखने होंगे, और ये सब कुछ भाषा के माध्यम से ही देगा ना। तो इस तरह से एक वैज्ञानिक है, वो भाषा के माध्यम से ही अपनी खोजों के बारे में बताता है समाज को। ठीक है, और हमारे ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, जैसे वॉटसन हैं, प्रिस्टले हैं, फेराडे हैं, सर जगदीश चंद्र बसु हैं, और रमन हैं। ये सारे आपने इन सब के नाम सुने होंगे। ये सारे जो उच्च कोटि के हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो महान सेवक भी थे, और इनका भाषा पर एक बहुत ही अच्छा नियंत्रण था। ठीक है, उन्होंने जो भी खोजें या आविष्कार किया तो उसके बारे में इसी भाषा के माध्यम से समाज को बताया, हमें सामान्य जनता को बताया।
आज जो है भाषा की सहायता से ही तो जो दूर दराज के देशों में रहने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो जो भी आविष्कार कर रहे हैं उनके बारे में हमें यहाँ पे अपने घर में बैठे हुए संसार के प्रत्येक कोने में जानकारी प्राप्त हो रही है। तो ये कैसे पॉसिबल है? भाषा के माध्यम से ही पॉसिबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान और संगीत। तो म्यूज़िक के साथ भी साइंस जुड़ा हुआ है। देखो संगीत में जो ध्वनि है, तारों का कंपन है या सुरों का मिलना है, संगीत का लय पूर्ण होना है, ये सारा किसकी देन है? ये सारा साइंस की ही देन है। तो ध्वनि की उत्पत्ति से संबंधित जो भी जानकारी मिलती है कि ध्वनि किस तरह से उत्पन्न हुई, ठीक है, और इसके अलावा जैसे ग्रामोफोन है, टेप रिकॉर्डर है, ध्वनि चित्र होते हैं, ध्वनि यंत्र होते हैं, इन सब का आविष्कार भी तो साइंस की मदद से ही हुआ है। तो इस तरह से विज्ञान का संगीत से भी एक बहुत ही अटूट संबंध है। अब इसके बाद देखिए लास्ट सब्जेक्ट है जिसका हमने सह संबंध देखना है जनरल साइंस के साथ, वो है अर्थशास्त्र। सामान्य विज्ञान एवं अर्थशास्त्र, जनरल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, तो ये भी दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। अब विज्ञान का अर्थशास्त्र पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ये जो विज्ञान है इस विज्ञान के आधार पर ही अर्थशास्त्र अपने जो नियम हैं, सिद्धांत हैं, उनकी जो परिभाषाएं हैं वो देता है। साइंस के आधार पर ही इकोनॉमिक्स अपने जो भी नियम होते हैं, हमें पता है ना इको के भी नियम होते हैं, तो इकोनॉमिक्स के जितने भी नियम हैं, सिद्धांत है, परिभाषाएं हैं, वो विज्ञान की सहायता से ही दी जाती हैं। उत्पत्ति और उपभोग की अगर परिभाषा की बात करें ना, कितनी उत्पत्ति हुई, कितना फिर उपभोग हुआ, यानी कितनी कोई चीज़ उत्पन्न हुई और उसमें से कितना उसका यूज़ कर लिया गया, तो ये तो पूरी तरह से साइंस पर ही आधारित है। ठीक है, क्योंकि न तो ये कहते हैं, ये जो सिद्धांत है उत्पत्ति का या उपभोग का, ये कहते हैं न तो पदार्थ का उत्पादन किया जा सकता है और ना ही उसको पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है, और फिर विज्ञान इसको सिद्ध करके बताता है। ये सिद्धांत विज्ञान ही सिद्ध कर सकता है। ठीक है, और विज्ञान ने इसके अलावा आपको पता है उद्योगों के जो आज पर्याप्त विकास हुआ है, जो भी इंडस्ट्री का, तो उसमें पूरी तरह से सहयोग किसने दिया? मशीनें वगैरह किससे बनी? तो ये सारी की सारी जो भी मशीनरी है वो साइंस की ही देन है। विज्ञान के जो आविष्कार हैं वो क्या करते हैं? वो मानव की आर्थिक समृद्धि में चार चांद लगाने का काम करते हैं। तो जिस तरह से साइंस की ज़रूरत है अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में, तो उसी तरह से इकोनॉमिक्स की भी ज़रूरत है साइंस में। ठीक है, दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। विज्ञान के जो आविष्कार होते हैं उससे मानव की जो आर्थिक समृद्धि है उसमें चार चांद लग जाते हैं। इन आविष्कारों से उसकी क्या है? आर्थिक समृद्धि में हेल्प मिलती है। तो इस तरह से अगर कोई विज्ञान का विद्यार्थी है, अगर उसे अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, जानकारी का अभाव है, तो इसका मतलब कि फिर उसका ज्ञान अधूरा है। उसको दोनों का ही ज्ञान होना चाहिए। तो विज्ञान का अर्थशास्त्र से भी सीधा सा संबंध से दिखाई दे रहा है। खनिज पदार्थ हैं, वन संपत्ति है हमारी, व्यापार है, उद्योग धंधे हैं, यातायात के साधन हैं, संदेश भेजने के साधन हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स हमें क्या बताते हैं कि साइंस में और इकोनॉमिक्स में सह संबंध है। तो इस तरह से इन कुछ विषयों का सामान्य विज्ञान के साथ सीधा सा सह संबंध स्थापित होता है। ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये हमने विभिन्न उदाहरणों से एक करके पढ़ के जान लिया है। ठीक है, तो देख लो दोबारा से कितने के बारे में जाना हमने यहाँ पे। सामान्य विज्ञान के बारे में, सामान्य विज्ञान और गणित के बारे में पढ़ा, सामान्य विज्ञान और भूगोल के बारे में पढ़ा, सामान्य विज्ञान और इतिहास के बारे में जाना, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के बारे में जाना, सामान्य विज्ञान और कला के बारे में पढ़ा, सामान्य विज्ञान और भाषा के बारे में जाना, सामान्य विज्ञान और संगीत के बारे में जाना, और सामान्य विज्ञान और अर्थशास्त्र के बारे में जाना। तो स्टूडेंट्स कुल 4 टॉपिक्स के बारे में, या हम कह सकते हैं 4 सब्जेक्ट्स के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। सोशल साइंस के बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, और जनरल साइंस के बारे में आज की क्लास में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। इसके अलावा 2 और
टॉपिक्स हैं, जैसे मैथमेटिक्स की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसके अलावा रिसर्च पढ़ेंगे। रिसर्च के अंतर्गत हम बात करेंगे एक्शन रिसर्च की। तो इस तरह से अभी 2 सब्जेक्ट्स हमारे बाकी हैं। इन 2 टॉपिक्स पे हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में बात करने वाले हैं। आपको उम्मीद है सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करती हूँ मैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।